नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं सुनो कहानी ओरिजिनल राख की गंगा, जिसके लेखक हैं श्री ऋतिक रोशन मिश्रा जी। अगर आपने पिछले भाग नहीं सुने हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पहले उन्हें सुनकर आए। तो चलिए सुनते हैं कहानी में आगे। भाग 4। कौन गंगा? वो अपने राजेश भाई की बहन? श्याम आश्चर्यचकित होकर पूछता है। अरे हाँ, और कौन, वही हिंदी साहित्य वाली, अपने ही कॉलेज में जो पढ़ती है। चिराग श्याम को बताता है। मगर भाई पंकज, वो तो तुमसे छोटी है उम्र में। छोटी है तो क्या हुआ, प्रेम छोटा बड़ा कुछ नहीं देखता। और कितनी ही छोटी है, केवल 2 बरस तो छोटी है हमसे, और वो भी सिर्फ कॉलेज में। उम्र का तो अभी मालूम ही नहीं पड़ा, क्या पता छोटी ना हो हम उम्र हो। पंकज अपनी बात को कहता है, लेकिन फिर भी उम्र में छोटी ही होगी। हम कल ही मिलकर आए हैं उससे। श्याम पंकज को बताता है। मिलकर आए हैं? तुम कब और कैसे मिलाए हो? आश्चर्यचकित होकर पंकज श्याम से पूछता है। अरे वो कल शाम को उनके भाई ने हमसे आग्रह किया था कि उनकी बहन गंगा को इतिहास पढ़ा दो। सो दोपहर को हम चले जाया करते हैं और वक्त निकाल कर पढ़ा देते हैं। भाई बढ़िया है गुरु, दोनों भंवरे एक ही फूल के पीछे लगे हुए हैं। चिराग दोनों के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो केवल शिक्षा देने जाते हैं और हमें उसी से मतलब है। हम इस प्रेम के जाल वाल में नहीं फंसना चाहते भैया। और भाई पंकज के कल की बात सुनकर तो हमें अब डर सा लग गया है। अब भला ये कैसा प्रेम है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बदल जाए? ना बाबा, हमसे तो नहीं हो पाएगा। हम तो जैसे हैं वैसे ही भले हैं। श्याम अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहता है। बदलाव तो जिंदगी का हिस्सा है। लोग अच्छे और बुरे दोनों वक्त में अक्सर बदल जाया करते हैं। बदलाव में कुछ गलत तो नहीं? पंकज श्याम और चिराग से कहता है। तुम्हारी बात से हम बिल्कुल सहमत है पंकज, लेकिन बदलाव सामान्य रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व में आना चाहिए। अब कोई हमें तुरंत से खुद को बदलने को कहे तो वो शायद मेरे लिए तो बिल्कुल मुमकिन नहीं। श्याम कहता है। तो क्या आप अपने को उस हिसाब से नहीं बदल सकते जैसा आपके साथी को आपके रूप और व्यक्तित्व में जरूरत हो? पंकज श्याम से सवाल करता है। अच्छा चलिए ठीक है, मान लीजिए कि हमने अपने आप को उनके अनुसार बदल दिया और फिर भैया किसी कारणवश उन्होंने हमें छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा? अब आप कहेंगे कि किसी और प्रेमी की तलाश करो, तो भैया मुझे तो फिर से बदलना होगा, और फिर योग्य साथी पाने से पहले हमें कितनी बार खुद को बदलना होगा? और क्या होगा अगर इस प्रक्रिया में हम खुद को, यानी अपने मूल व्यक्तित्व को खो दें? फिर हम रह क्या जाएंगे भाई? एक सच्चा प्रेमी आपको वैसे ही प्यार करेगा जैसे आप हैं। प्यार में कोई मापदंड, कोई शर्त नहीं होती। श्याम अपने सोच को पंकज के सामने स्पष्ट कर देता है। पंकज कुछ देर सोचता है, मगर वो कोई जवाब नहीं निकाल पाता। भाई मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हूं कि आपने कभी प्रेम नहीं किया और फिर भी आप प्रेम को इतनी गहराई और इतनी स्पष्ट तरीके से समझते हैं। पंकज श्याम को मुस्कुराते हुए कहता है। इससे पहले श्याम और पंकज और चिराग कुछ और बातें करते कि द्विवेदी जी क्लास में आ जाते हैं और सारी क्लास शांत हो जाती है। और फिर इसके बाद पूरे 1 घंटे के लिए द्विवेदी जी बोलते रहते हैं और सारे विद्यार्थी उनकी ओर एकटक देखते हुए उनकी बातों को सुनते रहते हैं। अब मैंने ये शुरुआत में सोचा था कि मैं आपको श्याम के व्यक्तित्व की एक झलक दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में आपको कुछ बताने की जरूरत है। उसके सवालों और जवाबों से हमें साफ पता चलता है कि वो काफी शांत और स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति है, जिसके अंदर चालाकी ना के बराबर है, और वो काल्पनिक ढंग से बिल्कुल भी नहीं सोचता। वो चीजों को उसी तरह देखता और समझता है जैसा कि वो है। कवि होने के बावजूद भी वो चीजों में डूबता नहीं है, चीजों में खोता नहीं है। और जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ेंगे तो हम और करीब से श्याम को समझते चले जाएंगे। लेकिन मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं श्याम की सारी बातों से सहमत नहीं हूं। प्रेम मनुष्य को अक्सर बदल देता है, चाहे प्रेम साथ हो या साथ न हो। मनुष्य 2 व्यक्तियों में बंट जाता है। अक्सर मनुष्य प्रेमी के साथ कोई और व्यक्ति और दुनिया के साथ कोई और व्यक्ति बना रहता है। और अगर प्रेमी बिछड़ जाए तो व्यक्ति का व्यक्तित्व अवश्य बदल जाता है। लेकिन शर्त यह है
कि उसने सच्चे मन से प्रेम किया हो। खैर, ये तो मेरे अपने मन की सोच थी, आप अपना अपना हिसाब लगा लीजिए। अब बस देखना यह है कि हमारे मुख्य पात्र, हमारे नायक श्याम शुक्ला का व्यक्तित्व प्रेम किस तरह से ढालती है, और आखिर वो प्रेम के जाल में फंसते भी है कि नहीं। क्लास खत्म होने के बाद पंकज, श्याम और चिराग कॉलेज के बाहर निकल जाते हैं। चलिए, ये तो अच्छा है कि आपका कोई प्रेम प्रसंग नहीं है गंगा के साथ। अब आपसे एक ही अनुरोध करता हूं, हमारी एक अर्जी लगवा दीजिए उनके पास। पंकज आग्रह करते हुए बोलता है श्याम से। जी बिल्कुल नहीं जनाब, आपकी प्रेम कहानी है, आप ही इसके मुख्य पात्र बने, भाई हमें ना फंसाए बीच में। श्याम पंकज के आग्रह को खारिज करते हुए बोलता है। अरे यार पंकज, अब इतना भी ना डरो, अपनी सारी बातों को समेटो और स्पष्ट जाकर कह दो हमारी भौजाई से। चिराग पंकज से कहता है। तीनों इसी तरह एक दूसरे का मजाक बनाते, बात करते करते अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। दोपहर के करीब 1 बजे हैं और अब श्याम का बिल्कुल भी मन नहीं है क्लास जाने का। 3 बजे उसको गंगा के घर जाना है और तब तक वो थोड़ी देर सुस्ता लेना चाहता है। अब भैया, ये तो ऊपर वाले का करम है कि प्रोफेसर शुक्ला साहब और हमारे नायक श्याम एक ही कॉलेज में नहीं है, वरना न श्याम को सुस्ताने का वक्त मिलता और ना ही हमारे प्रोफेसर साहब को श्याम को डांटने से फुर्सत। गंगा, जो कि श्याम के ही कॉलेज में पढ़ती है, मगर वो श्याम से 2 साल छोटी है, उसे अपने घर से ज्यादा आनंद कॉलेज में अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने और बातें करने में आता है। गंगा का कॉलेज जो है तो श्याम के कॉलेज में ही, मगर थोड़ा सा अलग थलग थोड़ी सी दूरी पर है, जहां पर लड़कों की संख्या थोड़ी सी कम और लड़कियों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। कॉलेज के अंदर में ही 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लड़कियों के लिए अलग कर दी गई हैं। लड़कों के आने जाने पर तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन साथ क्लास करने में पाबंदी है। ये 2 बिल्डिंग, या कहें तो गंगा का कॉलेज, श्याम के कॉलेज से थोड़ा ज्यादा खूबसूरत प्रतीत होता है। ऊंची ऊंची दीवारों और उन पर लिपटी हुई बेल, कुछ पीपल, बरगद और अशोक के पेड़, एक खूबसूरत फुलवारी भी है जिसमें कई प्रकार के फूल लगे हुए हैं। अब बसंत है तो गेंदे, गुलाब, डेजी के फूल अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाले सुगंध से फिजा को महकाए हुए हैं। आम की डालियां जो कि मंजारी से लदी हुई हैं, वो हवा में अपनी भीनी खुशबू को घोलते हुए दोपहर को और भी ज्यादा आलस्य और मदहोश कर रही है। अक्सर लड़कियां उस बगीचे को घेर कर बैठी रहती हैं। बगीचे में सुंदर मुलायम घास, जो कि एक अच्छी जगह है सर्दी और बसंत के आलस्य से भरे दोपहर में लड़कियों के गपशप के लिए। वहीं बरगद के पेड़ के नीचे हमें गंगा और उसकी सहेली कोमल बातों में डूबी हुई नजर आती हैं। बरगद के छांव में दुनिया भर की बातें और फिर आखिरी में कि छोड़ना, हमें क्या लेना देना, ये बात। खैर, अगर आपने कभी 2 सखियों के बीच की बात सुनी हो तो आपको मालूम होगा कि सूरज के नीचे और धरती के ऊपर होने वाली हर चीजों के बारे में वे विस्तार से बातें करना पसंद करती हैं। अब देखिए ना, गंगा के गली के पीछे रहने वाले चौकीदार रोज पीकर अपने पति को मारता है, यह बात कोमल को मालूम है, और यह भी कि इस बार आने वाले बसंत पंचमी में गंगा कौन से रंग की साड़ी पहनेगी। और गंगा को भी मालूम है कि कई किलोमीटर दूर रहने वाली उसकी मित्र कोमल के भाई की लड़ाई अशफाक दर्जी के बड़े लड़के से क्रिकेट खेलते वक्त हुई बीते एतवार को, और इस पर दोनों सखी का बड़ी देर तक वार्तालाप चला। और ये बातें हर कुछ देर में बदलते हुए कोमल के पिताजी के विचार में अब कोमल का विवाह कर देना चाहिए, इस बात पर आकर ठहर गई। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पहले कोमल के संदर्भ में कुछ बातें जान लेना आवश्यक है। दोनों ही सामान्य रूप से बातूनी तो हैं ही, और कई चीजों पर उनके विचार एक से हैं, लेकिन फिर भी कोमल का व्यक्तित्व गंगा से काफी अलग थलग है। कोमल बिल्कुल अपने नाम के उलट थोड़ी कठोर, संकोची, शांत और थोड़ी अधिक परिपक्व दिखाई पड़ती है। कद में गंगा से छोटी, मगर विचारों में गंगा से कई अधिक गंभीर। अब पिताजी का कहना है कि हमारी शादी कर देनी चाहिए, बस कॉलेज खत्म होते ही, जैसे ही हम 21 के होंगे, हमारी शादी निपटा देना चाहते हैं। राघव, मेरा छोटा भाई तो ठीक ही कहता है, लड़कियां
पराई धन होती हैं। ये बोलते बोलते कोमल चुप हो गई। गंगा कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, तो क्या काका जी ने तुम्हारे लिए लड़का देख रखा है? पिताजी के मित्र का लड़का है, बनारस विश्वविद्यालय से कॉमर्स में मास्टर्स की है और लखनऊ सचिवालय में सहायक कर्मचारी है। कोमल कहती है, पिताजी का कहना है कि इससे अच्छा लड़का दोबारा नहीं मिलेगा, तो हमें देरी नहीं करनी चाहिए। उनका बस चले तो हमारा कॉलेज भी पूरा न होने दे। वो तो माँ के आग्रह करने पर और हमारे जिद पर ये हमें कोर्स पूरा करने की अनुमति दे रखी है। कोमल ये बोलते बोलते थोड़ी उदास हो जाती है। अरे तो रोती क्यों है पगली? अब शादी नहीं करेगी क्या? काका जी ने सोचा है तो तेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा। गंगा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए और उसे समझाते हुए बोलती है, अच्छा अब ये सब छोड़ और बता कि तूने देखा है कि नहीं हमारे जीजा जी को? ये तो बता कि नाम क्या है उनका और हमसे कब मिलवा रही है? गंगा उत्सुकता से पूछती है। अरे पहले हम खुद तो मिल ले पगली, फिर तो तेरे से मिलवाएंगे। और फिर हमने तो बस एक बार देखा है, यही पिछले महीने आए थे वो अपने पिताजी के साथ हमारे घर पर। अभी से वो नाम नहीं लेगी क्या? और देखने में कैसा है? गंगा बोलते बोलते उसके गालों को खींच लेती है। हाय पगली, अरे पागल, पुतीक नाम है, पुतीक शर्मा। दिखने में तो ठीक ही है, अब चमड़े के नीचे इंसान है कि हैवान वो देखना रह गया है बस। तू बस कर, अच्छा ही होगा, अब घर के लोग तेरा बुरा थोड़ी चाहेंगे। गंगा उसे कहती है, नहीं यार डर तो लगता ही है। शालिनी का पता है ना तुझे, कैसे यहां पर थी तो चहकती रहती थी। गोल मटोल सा बदन था बेचारी का। लड़के तो उसके गली के बाहर डेरा जमाए बैठे रहते थे, उसकी एक झलक के लिए लड़ाइयां हो जाती थी। अगर अब उसे देख ले तो तेरी आंखों से पानी न रुके। ऐसा लगता है कि जैसे कंकाल पर किसी ने चमड़ी की चादर ओढ़ा दी हो। न जाने ऐसा क्या हो गया कि उसका पूरा नैन नक्श ही बदल गया। केवल 2 साल हुए हैं शादी के, मालूम तो है तुझे। कोमल गंगा को जवाब देती है, अरे तू व्यर्थ ही चिंता करती है सखी, अब उसका तो हम न जाने राम जाने, लेकिन तेरा सब कुछ अच्छा ही होगा, तू चिंता न कर। अच्छा चल, अब 3 बज गए, हमारे शिक्षक जी आते होंगे। गंगा उठते हुए बोलती है, तेरा अच्छा है गंगा, तुझे बोलने वाला कोई नहीं, और हम पर तो जो बीत रही है वो हम ही जान रहे हैं। कोमल फिर गंभीरता से जवाब देती है, अरे हमारे भैया का तो कहना है कि हमसे तो कोई गधा ही होगा जो विवाह करेगा, अब जिस प्रकार हमारी हालत है। और ये बोलते बोलते गंगा खिलखिला उठती है। कोमल उठती है और एक अंगड़ाई भरकर गंगा के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखकर कहती है, जाने को मन नहीं गंगा, नींद आ रही है। आए रे, अब मालूम चला कि हमारे कॉलेज के मासूम लड़के किसे देखकर आहें भरते हैं आजकल। तेरी अंगड़ाई के लिए तो धर्मवीर भारती ने एक शेर कहा है, ये कौन ले रहा है अंगड़ाई, कमबख्त आसमां को नींद आती है। चल हट बेशरम, चल चलते हैं, कोमल कहती है। दोनों हंसती हैं और किताब उठाकर कॉलेज के गेट की तरफ बढ़ती है। तू घर कैसे जाएगी कोमल? रिक्शा मिल जाए तो ठीक, वरना अपना हम सफर बस। कोमल कहती है, अच्छा चल ना, विश्वविद्यालय के पास से रिक्शा कर लेना, तब तक कुछ बातें भी हो जाएंगी। गंगा कहती है और दोनों साथ विश्वविद्यालय की ओर पैदल निकल जाते हैं। अच्छा गंगा, अब ये शिक्षक की क्या नई कहानी है? कोमल पूछती है। अरे कुछ नहीं, वो भैया अपने किसी मित्र को हमें पढ़ने कहे थे। वही उनके एक मित्र है ना, वो श्याम, वो आए थे कल शाम। वैसे तो अभी केवल एक ही दिन आए हैं, मगर हमारे अनुरोध पर अब से दोपहर को आएंगे, इसलिए जल्दी जाना है, वरना भैया की नाराजगी का सामना करना होगा, और वो भी किसी अजनबी के सामने। गंगा कहती है, अजनबी है, बच के ही रहना, आजकल अजनबी पर भरोसा नहीं किया जा सकता पगली, जमाना बहुत खराब है, समझी मेरी गंगू गंगोत्री। कोमल प्यार से गंगा के गालों को दबाते हुए कहती है, हाँ देखो तो कैसे लाल कर दिया है तुम्हारे सख्त हाथों ने हमारे गाल को। गंगा कोमल का हाथ हटाते हुए कहती है, अरे मेरी फूल सी कोमल गुड़िया। कोमल ये कहते हुए हंस पड़ती है। विश्वविद्यालय के पास पहुंचकर कोमल और गंगा दोनों अलग अलग रिक्शे पर बैठ जाते हैं और एक दूसरे को अलविदा कहते हुए अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं।
अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए सुनो कहानी के साथ ही साथ फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को। और भी कहानियां जैसे कि मैला अचल, राग दरबारी, कसब, इस सब के लिए फॉलो करें हमारे स्पॉटिफाई चैनल को। और साथ ही साथ हमें बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।